आप सभी का हमारे इस प्यारे से छोटे से यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। सीधी बात नो बकवास, आज हम लोग बायोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर होता है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो बायोलॉजी से आप क्या समझते हैं ये तो सब जानते होंगे। बायो प्लस लॉजी, जिस सब्जेक्ट में हम लिविंग विंग्स के बारे में अध्ययन करते हैं वो सारा का सारा सब्जेक्ट कहलाता है बायोलॉजी। ठीक है, तो बायोलॉजी का मतलब समझ में आ गया। बायोलॉजी के बारे में बेसिक डिटेल्स हम लोग जान लेते हैं। और हमारा जो आज का पहला चैप्टर होगा सेल होगा। द सेल, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल से ही मिलकर के हम लोग भी बने, छोटे छोटे सेल से मिलकर इतना बड़ा बॉडी हम लोग का बना है। तो सेल सबसे पहले पढ़ेंगे। उससे पहले भी लेकिन आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें याद होनी चाहिए। जैसे कि ये पहला पॉइंट देखो, बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या है उसका डिफिनीशन दिया गया है। बायोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जैसा कि मैंने बोला, इसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम लोग देखते हैं। प्लांट्स जितने भी हैं दुनिया भर में, जितने भी कीड़े मकोड़े से लेकर के मछली हो गया, हम लोग हो गए, ठीक है, घोड़ा बकरी, सब ऑल लिविंग विंग्स। तो सभी के सभी के अध्ययन को ही हम लोग बायोलॉजी कहते हैं। ओके, और बायोलॉजी के दो मेजर पार्ट होते हैं। बायोलॉजी के दो मेजर पार्ट हैं, एक है बॉटनी और एक है जूलॉजी। ठीक है, बॉटनी जूलॉजी। जूलॉजी में क्या होता है, एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। बॉटनी में क्या होता है, प्लांट्स के बारे में अध्ययन करना होता है। तो वही सारी चीज़ें लिखी गई है। स्टडी ऑफ जूलॉजी स्टडी ऑफ एनिमल्स, बॉटनी इज द स्टडी ऑफ प्लांट्स। ठीक है, सबसे पहले बार ये जो वर्ड बायोलॉजी है, क्वेश्चन आता है एग्जाम में ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, बायोलॉजी वर्ड किसके द्वारा दिया गया था। तो लामार्क एक थे बायोलॉजिस्ट, उनके द्वारा ये बायोलॉजी वर्ड दिया गया है। बायोलॉजी इज क्वाइंड बाय लामार्क एंड साथ ही साथ एक और साइंटिस्ट है त्रिविरेनस। ठीक है, कब, 1802 में, 1802 ईस्वी में ये दिया गया था। उसके बाद द साइंटिस्ट हु गेव द थाउट फॉर द फर्स्ट टाइम अबाउट द लाइफ ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स वाज एरिस्टोटल। दैट्स वाई ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ बायोलॉजी। ही इज़ ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ जूलॉजी। देखो, एरिस्टोटल बहुत ही इंपॉर्टेंट मायने रखते हैं बायोलॉजी की अगर बात करी जाए तो। इन्होंने ही सबसे पहली बार ऐसा जो सोच था कि लिविंग विंग टाइप ऑफ कुछ होता है, और जैसे कि प्लांट वगैरह हो गया, एनिमल्स वगैरह हो गया, तो इन्होंने ही सबसे पहली बार बताया था। ठीक है, एरिस्टोटल ने ही। देखो लिखा गया, द साइंटिस्ट हु गेव द थाउट फॉर द फर्स्ट टाइम अबाउट द लाइफ ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स लिविंग विंग है और एनिमल लिविंग विंग है, ये बताया था अरिस्टोटल ने। यही सब के कारण अरिस्टोटल को कहा जाता है फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी, और इनको फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है। ठीक है, तो इनसे क्वेश्चन बनेगा आपसे कि हु वाज द फादर ऑफ बायोलॉजी, अरिस्टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा हु इज़ फादर ऑफ जूलॉजी, अगेन अरिस्टोटल। यहाँ से और क्वेश्चन बनेगा कि बॉटनी का मतलब क्या होता है, तो स्टडी ऑफ प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनेगा जूलॉजी का मतलब क्या होता है, तो स्टडी ऑफ एनिमल्स। एंड सबसे मेन क्वेश्चन इधर से बनेगा हु क्वाइंड द वर्ड बायोलॉजी। बायोलॉजी वर्ड जो है वो किसने दिया था, तो दो साइंटिस्ट थे, लामार्क एंड त्रिवेरेनस। ठीक है, 1802 में ही दिया था। तो यहाँ से देख रहे हो 7 से 8 क्वेश्चन बस इतने से पैराग्राफ से बन रहे हैं। तो पैराग्राफ को सही से पढ़ना है। अब आगे देखते हैं, अब लिविंग वर्ल्ड को देखते हैं, लिविंग वर्ल्ड। ओके, उसके बाद हम लोग सेल स्टार्ट करेंगे। पहले ये वाला ये इतना ख़त्म कर लेते हैं, लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड में सब कुछ आ जाता है। वर्ल्ड लिविंग है, जान रहे हो ना, जितने भी पेड़ पक्षी, जितने भी लिविंग थिंग तुम जानते हो, सब हमारे इस वर्ल्ड में आते हैं। ठीक है, तो लिविंग वर्ल्ड के बारे में देखते हैं। इन 18th सेंचुरी कार्लोस लिनियस डेवलप्ड बायोनोमियल नोमेनक्लेचर फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब कि साइंटिफिक नेम ऑफ कॉन्सिस्टिंग ऑफ जीनस एंड स्पेसीज। ठीक है, 18वीं सेंचुरी की बात है, मतलब 1700 कुछ करके जो सेंचुरी हुआ वो 18वीं सेंचुरी कहलाता है। जैसे कि एग्जांपल दो, 1757 कौन से सेंचुरी में आता है, 18वीं सेंचुरी में। अच्छा, 1799 कौन से सेंचुरी में आएगा, 18वीं सेंचुरी में। अच्छा, 1851 कौन से सेंचुरी में आएगा, ये 19वीं सेंचुरी में चल जाएगा, क्योंकि 18 के बाद 19 आने वाला है, तो ये 19वीं सेंचुरी है। ठीक है, तो 18वीं सेंचुरी समझ रहे हो, मतलब 17 वाला जितना है सब 18वीं सेंचुरी के अंदर आता है।
तो 18वीं सेंचुरी की बात है, कार्लस लिनियस जो थे उन्होंने बायोलॉजी में इतने सारे एनिमल्स है, जानवर है, बहुत तुम उम्मीद भी नहीं लगा सकते हो, बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में एनिमल्स है और सबको इंडिविजुअली पढ़ना इट इज़ नॉट क्वाइट इजी वर्क, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तुमको लगता होगा, तुम आसपास में देखते होगे जितने जीव, तुमको लगता होगा कि वही बस जानवर है, वही लिविंग बीइंग है। जितने पेड़ तुम देखते हो तुमको लगता है वही, लेकिन वैसा नहीं, जितना तुम देखते हो उससे कई गुना, 100 गुना, 1000 गुना ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म, इवन करोड़ों अरबों में है। और इतना को पढ़ना इंडिविजुअली अकेले क्या था, दिक्कत था। इसीलिए पहले तो नोमेनक्लेचर किया गया, सबका नाम रखा गया अलग अलग, ताकि कन्फ्यूज़न नहीं हो। नहीं तो बहुत तरह के एनिमल हैं, सबका एक ही नाम रख दोगे तो समझ ही में ना आएगा किसके बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सबका अलग अलग नाम रखा गया। नोमेनक्लेचर मतलब क्या होता है, नामांकन करना, ठीक है। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किन्होंने किया था, इनका नाम याद रखना, लिनियस। और क्लासिफिकेशन किन्होंने किया था, उनका भी नाम रखना, ठीक है, व्हिटेकर। क्लासिफिकेशन क्या होता है ना, जैसे कि बायोलॉजी को 2 भाग में बांटा हमने, बोटनी, जूलॉजी। अब जूलॉजी को भी 2 भाग में बांटा जाता है, जूलॉजी को भी 2 भाग में बांटा जाता है, कॉर्डेट्स, नॉन कॉर्डेट्स, ठीक है। कॉर्डेट्स में जिसमें कॉर्डेट प्रेजेंट होते हैं, रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, उसको बोलते हैं कॉर्डेट्स। नॉन कॉर्डेट्स जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है, वैसे जानवर को नॉन कॉर्डेट। तो यही क्लासिफिकेशन हुआ। फर्दर कॉर्डेट्स का क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा है, तो अगर तुम नीट कर रहे होगे या फिर बीएससी का स्टूडेंट होगे तो तुम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हो, लेकिन हम लोग बीएससी या नीट नहीं कर रहे हैं तो इसको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। बस ध्यान रखना, हमारे दुनिया वर्ल्ड में बहुत तरह के जानवर हैं, बहुत तरह के पेड़ हैं, स्पीसीज हैं, इसके बहुत ज़्यादा जीनस हैं। इसी को अपने सहूलियत, अपने सहानुभूति के कारण हमने क्या किया, इसका नोमेनक्लेचर किया और इनका क्लासिफिकेशन कर दिया। अब कोई भी चीज़ को, ढेर सारा चीज़ है, 1 लाख चीज़ है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मान ली जाए कोई 1 लाख चीज़ है। अब उस 1 लाख चीज़ को हम लोग 10-10 हज़ार के ग्रुप में बांट देते हैं, तो हम लोग को क्या होता है, 10-10 हज़ार के ग्रुप में अगर बांट दोगे तुम, क्या होगा, 10 टुकड़ों में बट जाएगा। अब 10 टुकड़ों में बट जाएगा तो तुमको सहूलियत होगा, पहला पार्ट 1 दिन पढ़ेंगे, दूसरा पार्ट, तो 10 टुकड़ा है तो 10 दिन में पढ़ेंगे। लेकिन 1 लाख को एक साथ लेके बैठ जाओ, पढ़ पाओगे कभी? तो क्लासिफिकेशन का यही फ़ायदा है कि पढ़ने में आसानी होती है। और व्हिटेकर जो थे 1969 में क्लासिफाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू 5 किंगडम। इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म, दुनिया में जितने भी जानवर, पक्षी, पौधे हैं, सबको इन्होंने 5 किंगडम में बांट दिया। लिविंग ऑर्गेनिज्म को इन्होंने 5 किंगडम में बांट दिया। तो कौन कौन सा है वो 5 किंगडम? एक है मोनरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है फंगी एंड चौथा है प्लांटिया एंड लास्टली है एनिमलिया। एनिमलिया किंगडम यानी जूलॉजी में जो हम लोग पढ़ते हैं, एनिमल जो हम लोग हैं, ठीक है। जितने भी जानवर तुम देखते हो धरती पे, हम आप एंड कुत्ता, भैंस, जितना सब, एवरीथिंग, तो वो एनिमलिया में आ जाता है। मोनरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटिया, एनिमलिया, ये टोटल 5 किंगडम है। तो देख रहे हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में क्लासीफाई किया। क्लासीफाई करने वाले का नाम याद रखना, और 1969 में किया था। तो यहाँ से तुमसे 2-2 क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहले नोमेनक्लेचर किसने दिया था? तो कार्लोस ने दिया था। क्लासिफिकेशन किसने किया था? व्हिटेकर ने किया था, ठीक है। कितने का क्लासिफिकेशन किया था? तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में बांट दिया था, ठीक है। अब मोनरा क्या होता है, प्रोटिस्टा क्या होता है, वो सब देख लेते हैं, ठीक है। मोनरा में जितने भी बैक्टीरिया तुम देखते हो, अभी बैक्टीरिया को तुम तो अपने आँख से देख नहीं सकते हो, अपने जो खुली आँख से, नेक्ड आई से नहीं देखा जा सकता है, उसको माइक्रोस्कोपिक व्यू से ही देख पाओगे, माइक्रोस्कोप की मदद से। तो मोनरा जो किंगडम है ना, देखो ये पहला किंगडम है, व्हिटेकर के अनुसार लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये पहला किंगडम है। तो मोनरा में कैसे जानवर आएंगे? मोनरा में जितने भी बैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा है, जितने भी बैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा टाइप ऑफ एनिमल्स हैं, वो सारे के सारे मोनरा किंगडम के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। प्रोटिस्टा में कौन से एनिमल आ जाएंगे? तो प्रोटिस्टा में जो प्रोटोजोआ है, जिसको यूनिसेलर यूकैरियोट्स भी कहते हैं, तो प्रोटिस्टा में जितने भी प्रोटोजोआस टाइप ऑफ एनिमल है वो इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। अब इतना बोलेंगे प्रोटोजोआ क्या होता है।
प्रोटोजोआ एक तरह का एनिमल है, नाम है एनिमल का, जैसे कुत्ता को डॉग बोलते हैं तो ये भी एक तरीके का एनिमल होता है, ठीक है, स्पेसीज है एनिमल का। प्रोटोजोआ तुमको पता है बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ना होगा, लेकिन बीएससी फर्स्ट ईयर तुम कर तो नहीं रहे हो, बस नाम याद रखना वही काफ़ी है तुम्हारे लिए। प्रोटोजोआ, प्रोटिस्टा का अगर कोई एग्जाम्पल पूछा जाए तो प्रोटोजोआ जरूर याद रखना। अच्छा, वायरस, जो कोरोना वायरस है, तमाम ढेर सारे वायरस है दुनिया में, HIV वायरस। तो यहाँ पर देखो, वायरसेस आर द सब माइक्रोस्कोपिक ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर पैरासाइट कंसिस्टिंग ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन। उसके बाद WM स्टैनली फर्स्टली क्रिस्टलाइज्ड TMV टोबैको मोज़ैक वायरस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, जो साइंटिस्ट इनका नाम याद रखना, WM स्टैनली, इन्होंने सबसे पहली बार क्रिस्टलाइज्ड किया था पहला वायरस TMV, ये शॉर्ट में है, इसका फुल फॉर्म देख लो, टोबैको मोज़ैक वायरस। तो किसने किया था, साइंटिस्ट का नाम रखना, और क्या किया था वायरस का नाम भी याद रखना, ठीक है। अब वायरस में होता क्या है, न्यूक्लियोप्रोटीन प्रेजेंट होता है, जैसे कि कोरोना वायरस आया था। कोरोना वायरस सब माइक्रोस्कोपिक टाइप का होता है, तुम खुली आँख से कोरोना वायरस को नहीं देख सकते थे, देख सकते थे क्या, जब जस्ट इमेजिन करो, तुमको कोरोना वायरस दिखता है, नहीं दिखता है, ये सब माइक्रोस्कोपिक टाइप का होता है, ऑब्लिगेट होता है, इंटरसेलुलर पैरासाइट होता है, मतलब आपके सेल के अंदर जा करके, आपके बॉडी के अंदर जा करके ये आपको पैरासाइट के फॉर्म में, मतलब आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। और वायरस के अंदर न्यूक्लियोप्रोटीन प्रेजेंट होता है, जो कि इसको फैलने वगैरह में, और अगेन कोरोना वायरस कितना खतरनाक था, तो खतरनाक बनाने में बहुत मदद करता है। नेक्स्ट पॉइंट, वीरोइड्स। वीरोइड्स आर द स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस सिंगल स्टैंडर्ड RNA मॉलिक्यूल्स डिस्कवर्ड बाय T.O. डाइनिर। हाँ, तो वीरोइड्स जो है ना, कुछ और नहीं, एक बहुत ही छोटा एक सिंगल स्टैंडर्ड RNA है, RNA राइबोसोमिक न्यूक्लिक एसिड जिसको बोलते हैं। तो वीरोइड्स एक तरह का सिंगल स्टैंडर्ड RNA है, ठीक है, जिसकी खोज किसने की थी, तो साइंटिस्ट का नाम याद रखना, T.O. डाइनर ने, ठीक है। तो ये तो कुछ बेसिक चीज़ें थी भाई, बेसिक चीज़ें। अब आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है, द सेल। द सेल इज़ योर फर्स्ट चैप्टर। अब देखो, सेल, प्लांट सेल भी दो तरीके के होते हैं, प्लांट सेल, एनिमल सेल, ठीक है। तो हम लोग में जो सेल है, तुम्हारे बॉडी में जो सेल है वो प्लांट सेल नहीं है, तुम प्लांट थोड़ी हो, तुम्हारे अंदर एनिमल सेल है, क्योंकि ह्यूमन भी एनिमल है। प्लांट सेल, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उनका अलग टाइप ऑफ सेल होता है, ठीक है। तो दोनों का कंपैरिजन अभी हम लोग करेंगे, लेकिन अभी सेल के थोड़ी से बेसिक चीज़ें समझ लो, किसने क्या खोज किया सेल का, साइंटिस्ट का नाम याद रखो, फिर इसका कॉन्सेप्ट पे हम लोग बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू द सेल थ्योरी, सेल का एक थ्योरी है जिसका नाम है सेल थ्योरी। अकॉर्डिंग टू द सेल थ्योरी प्रपोज्ड बाय द स्केल्डिन एंड सैवान, ठीक है, स्केल्डिन एंड सैवान 1838 में, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये लाइन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है, यही वाला लाइन तुम्हारे एग्जाम में बोल देगा और ऐसे लिख देगा, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड गैप दे देगा, डैश, एंड ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा देगा, तो सेल भर देना, ठीक है। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन बनेंगे, एक तो इनके डेफिनेशन से क्वेश्चन आ सकता है, दूसरा क्वेश्चन सेल की खोज किसने की थी, सेल थ्योरी किसने प्रपोज किया था, तो इन दोनों का नाम याद होना चाहिए, सेल्डन एंड सैवान ने, और कब किया था, 1838 में। तो टोटल 3 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, तीनों क्वेश्चन ध्यान में रखना, ठीक है। अभी सेल थ्योरी भी हम लोग डिटेल में पढ़ सकते हैं, लेकिन आपके एग्ज़ाम में वहाँ से क्वेश्चन नहीं आता। आपका एग्ज़ाम जो है 1 डे एग्ज़ाम है, ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन आएंगे, तो थ्योरी पढ़ने का कोई रीज़न नहीं बनता है। वैसे पढ़ना चाहोगे तो बोल देना, मैं पढ़ा दूंगा अलग से, ठीक है। अब आगे देखते हैं। सेकेंड पॉइंट इज दैट कि एन ऑर्गेनिज्म में कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल और मेनी सेल्स। जैसे कि हम लोग, बताओ हमारा बॉडी जो है एक सेल से मिलके बना है कि बहुत सारे सेल से मिलके बना है? हमारा ह्यूमन का जो बॉडी है एक सेल से मिलके बना है या बहुत सारे सेल से मिलके बना है? तो बोलेंगे बहुत सारे सेल से मिलके बना है। इवन तुम्हारे हाथ में
लाखों के तादाद में सेल है। अब बॉडी का तो बात ही करो, बॉडी में अरब खरब बहुत बहुत, मतलब तुम्हारा बॉडी देखो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है यार। मान लीजिए ये सेल है और इतना बड़ा तुम्हारा बॉडी होगा, इससे भी बड़ा ही तो मैंने समझाने के लिए बताया। तो सेल यूनिट है कैसे। अच्छा, सेल को समझने के लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल होता है घर कैसे बनता है। एक ईंट लगाते हैं, 2 ईंट लगाते हैं, ढेर सारे ईंट लगाते हैं, तब जाके एक बहुत बड़ा महल बनता है जनरली। तो वैसे ही बहुत सारा सेल मिलने के बाद हम लोग बने हैं, हमारा शरीर बना है। तो हम लोग एक सेल से मिलके नहीं बने हैं, हम लोग मल्टी सेलुलर आदमी हैं, ठीक है, मल्टी सेलुलर इंसान है, एनिमल्स हैं हम लोग। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके मात्र एक ही सेल से काम चल जाता है, उनका बॉडी बस एक सेल से मिलके बना हुआ होता है। और तुम सोच सकते हो वो कितना छोटा होते होंगे, एक सेल से मिला हुआ कोई जानवर, सोच सकते हो कितना छोटा होगा। जो एक सेल से बना हुआ होता है उसको यूनिसेलुलर कहते हैं, ठीक है। घर ईटा वाला याद रखना, ठीक है। अब सेल प्लस सेल मिलकर के क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। टू आइडेंटिकल सेल जब मिल जाते हैं तो वो टिश्यू का फॉर्मेशन कर देते हैं, ओके। टिश्यू बनता है ऑर्गन, ऑर्गन बन जाता है हमारा बॉडी। सेल से सेल मिलके क्या बनता है, टिश्यू, टिश्यू से टिश्यू मिलके क्या बनता है, ऑर्गन्स। ऑर्गन्स मतलब आपके हाथ पैर गोड़, पैर को ही बोलते हैं गोड़, अंगुली, आपका त्वचा, नोज, ईयर, ये सभी क्या है, बॉडी ऑर्गन्स है। तो टिश्यू मिलके बॉडी ऑर्गन्स बना, बॉडी ऑर्गन मिल करके सब ऑर्गन को मिला दोगे तो एक इंसान बन जाता है, मतलब एक बॉडी बन जाता है। ऐसे होता है पूरा। तो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, ठीक है। यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर में आपको समझ में आ गया क्या होता है। अब इसका एग्जाम्पल लिखना चाहो तो लिख लो। यूनिसेलुलर मतलब एक सेल से मिलकर बना हुआ जो जानवर होता है उसको यूनिसेलुलर कहते हैं। तो एक सेल से मिलकर बना हुआ जानवर का कुछ एग्जाम्पल लिख लो, जैसे कि प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो जानवर है जो समुद्र में रहता है वो एक सेल से मिलके बना हुआ है, वो यूनिसेलुलर टाइप ऑफ एनिमल है, ठीक है। डाइटोम्स, DAITOMS, ठीक है, डाइटोम्स जो होगा वो भी यूनिसेलुलर है। एस्चेरिचिया कोली एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का नाम है, वो भी यूनिसेलुलर होता है। तो ये सभी कुछ एग्जाम्पल है यूनिसेलुलर के। और मल्टी सेलुलर के तो बहुत एग्जाम्पल है यार, जितने भी बड़े बड़े एनिमल्स हैं हम लोग, एंड इवन जितनी भी मछली है, गिरगिट है, छिपकली है, फिश है, वर्ड है, सब कितने, सब मल्टी सेलुलर है। तो मल्टी सेलुलर तो ईजी है। यूनिसेलुलर का 2-3 एग्जाम्पल याद रख लेना, प्रोटोजोआ, एस्चेरिचिया कोली एंड थर्ड इज डाइटोम्स। और भी हैं लेकिन 3 कम से कम याद होना चाहिए आपको। चलो, सेल आर ऑफ 2 टाइप्स। सेल का जब डिवीज़न करोगे तो सेल 2 तरीके के आपको मिलेंगे, एक तो प्रोकैरियोटिक सेल एंड दूसरा यूकैरियोटिक सेल। तो सेल के कितने टाइप्स होते हैं एग्जाम में आ जाता है। हालांकि ये बच्चा वाला सवाल तो पूछना नहीं चाहिए एग्जाम में कि कितने टाइप्स होते हैं, लेकिन कभी कभी आ जाता है। तो सेल के टोटल 2 टाइप्स याद रखना, कौन कौन। पहला तो है एकैरियोटिक, दूसरा है यूकैरियोटिक। अच्छा, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में क्या डिफरेंस है, क्योंकि दोनों में बस माइनर सा डिफरेंस है लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस है। देखो, प्रोकैरियोटिक जो होता है प्रो प्लस कैरियोटिक है, यूकैरियोटिक जो होता है यू प्लस कैरियोटिक है, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक मतलब जिसमें वैसा सेल जिसमें न्यूक्लियस जो होता है वो अब्सेंट होता है, ठीक है। न्यूक्लियस जो अब्सेंट होता है तो वैसे सेल को प्रोकैरियोटिक कहेंगे। जिनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा, न्यूक्लियस अब्सेंट होगा तो वैसे को प्रोकैरियोटिक कहेंगे। और इसका जस्ट अपोजिट यूकैरियोटिक, वैसा सेल जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उस सेल को यूकैरियोटिक कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पढ़ लो, प्रोकैरियोटिक विच लैक मतलब नहीं होना, अब्सेंट होना, विच लैक न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, ठीक है। इसके न्यूक्लियस में ना तो इस सेल में ना तो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ना ही इसके बाहर मेम्ब्रेन की बाउंड्री होती है, वही लिखा गया है, लैक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। लेकिन यूकैरियोटिक जस्ट इसके उल्टा होता है। यू मतलब होता है ट्रू, ठीक है, ट्रू मतलब प्रेजेंट, और कैरियोटिक मतलब होता है सेल। तो
में क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है बाबू, और इसके बाहर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। क्या क्वेश्चन बनेगा, विच ऑफ द फ्लोइंग हैव, एक मिनट इधर बारिश हो रहा है थोड़ा तो दिक्कत हो रहा है, अभी मैं खिड़की लगा दिया हूँ। चलो देखो यहाँ पे, अच्छा यूकैरियोटिक से यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। एक तो इनके डिफिनेशन पे ही क्वेश्चन बन सकता है, पूछ सकता है कि वो वैसा सेल का नाम बताओ जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, तो वो ऐसा सेल कौन हो जाएगा, प्रोकैरियोटिक। पूछ लेगा विच ऑफ द फ्लोइंग सेल हैव न्यूक्लियस, तो यूकैरियोटिक हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बनेंगे, यहाँ से 2 ही क्वेश्चन बनेंगे। और अब प्रोकैरियोटिक के बारे में थोड़ा और डिटेल से देखते हैं नीचे। प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है वो कहाँ पे मिलता है, कौन से जानवर में पाया जाता है, तो जितने भी बैक्टीरिया दुनिया में है, अभी तुम अपना हाथ को माइक्रोस्कोप से देखोगे ना, करोड़ों में तुम्हारे हाथ में बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे, तुम्हारे बॉडी पे तो करोड़ों में है ही, तो बैक्टीरिया सब जगह प्रेजेंट है, इससे तुम पीछा छुटकारा पा नहीं सकते हो। तुम्हारा जो दही है, दही जो आप दुनिया में तुम देखते हो, दही खाते हो, अगर बैक्टीरिया ना होता तो तुम उसको नहीं खा रहे होते। ठीक है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया से दही बनता है, याद रखना। तो बैक्टीरिया बहुत जगह है, सभी जगह प्रेजेंट है, भले ही हम लोग देख नहीं पाते लेकिन है। तो बैक्टीरिया वो किस तरीके का इसके अंदर सेल पाया जाएगा, तो बैक्टीरिया के अंदर ना प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल मतलब इसके सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, इसके सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है बैक्टीरिया के सेल में। माइक्रोप्लाज्मा, ये दोनों क्या है, माइक्रोप्लाज्मा एंड बैक्टीरिया। इसके अंदर भी क्या होता है, माइक्रोप्लाज्मा के अंदर भी क्या होगा, प्रोकैरियोटिक है तो क्या होगा, न्यूक्लियस एब्सेंट होगा। अब देखो ब्लू ग्रीन एल्गी में भी न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, इसीलिए ये प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल है। लेकिन यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल क्या है, जितना भी प्लांट सेल है, एनिमल सेल है एंड फंगी है, सब के सब यूकैरियोटिक हैं। इनके अंदर जो सेल पाया जाएगा वो कैसा सेल होगा, यूकैरियोटिक। कहने का मतलब इनके सेल में न्यूक्लियस प्लस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्लस मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है। तो ये यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल के एग्जाम्पल है। ठीक है, तो एग्जाम्पल भी याद रखना। अगर मैं तुमसे पूछ लूँ व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, गिव 3 एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, तो क्या क्या बोलोगे। तो सबसे पहले बोलना बैक्टीरिया, माइक्रोप्लाज्मा, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये एक एग्जाम्पल है प्रोकैरियोटिक सेल के। अगर मैं पूछ लूँ व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ, गिव एनी 3 एग्जाम्पल ऑफ यूकैरियोटिक सेल, तो 3 एग्जाम्पल, प्लांट सेल, एनिमल सेल एंड फंगी, इन सभी में यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल पाया जाता है। ठीक है, और यहाँ हो गया न्यूक्लिक एसिड, ये नहीं पढ़ना आपको अभी। सो आई थिंक सेल के बारे में इतना ही आपको पढ़ना था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कुछ पॉइंट्स और भी लिखें जहाँ से मुझे लगता है क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया तो नहीं है जो मैंने PDF दिया है, तो लेकिन एक्स्ट्रा नॉलेज भी होना चाहिए थोड़ा सा, ताकि आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन अगर आए तो बना दें। ठीक है, जैसे कि पहला पॉइंट आप लोग नोट डाउन करिएगा, स्टडी ऑफ सेल इज़ नोन एज, देखो सेल CELL को अगर साइंटिफिक भाषा में बोला जाए तो इसको साइटो बोला जाता है, साइटो। देखो ये नॉर्मल भाषा है, इंग्लिश में इसको सेल बोलते हैं, लेकिन बायोलॉजी में इसी को साइटो बोला जाता है। और स्टडी ऑफ सेल इज़ नोन एज साइटोलॉजी, लॉजी मतलब अध्ययन करना होता है, तो साइटोलॉजी हो जाएगा। स्टडी ऑफ सेल इज़ नोन एज साइटोलॉजी, लिख लो, द स्टडी ऑफ सेल इज़ नोन एज, इज़ कॉल्ड एज साइटोलॉजी। और कुछ और भी स्टैटिक पॉइंट है, स्टैटिक जीके का पॉइंट है। दुनिया का सबसे बड़ा सेल कौन सा है, दुनिया का सबसे छोटा सेल कौन सा है। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा सेल कौन सा है, दुनिया का सबसे छोटा सेल कौन सा है। तो ऑस्ट्रिच का अंडा जो होता है, ऑस्ट्रिच का जो एग होता है, वो दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, सेल है। दुनिया का सबसे बड़ा सेल कौन सा है, ऑस्ट्रिच का जो अंडा होता है। अच्छा, दुनिया का सबसे छोटा सेल कौन सा है, दुनिया का सबसे छोटा सेल तो माइकोप्लाज्मा जो है, PLAS, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा गैलिस सेप्टम। ठीक है,
आप बस माइकोप्लाज्मा याद रखो। माइकोप्लाज्मा क्या है? दुनिया का सबसे छोटा सेल है। दुनिया का सबसे लंबा सेल कौन सा है? दुनिया का सबसे लंबा लिख लो कि द बिगेस्ट सेल इज ऑस्ट्रिच सेल, द स्मॉलेस्ट सेल इज माइकोप्लाज्मा सेल, द टॉलेस्ट या लॉन्गेस्ट, द लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी इज द लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की बात कर रहा हूँ, हमारे शरीर में सबसे लंबा सेल कौन सा है? तो न्यूरॉन को देख लो ना, सिर से लेकर के पूरा दम तुम्हारा बॉडी में फैला हुआ, तो ये लॉन्गेस्ट सेल है न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या है? लॉन्गेस्ट सेल है। तीनों लिख लेना। बिगेस्ट क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रिच का अंडा, स्मॉलेस्ट माइकोप्लाज्मा और लॉन्गेस्ट न्यूरॉन। और जैसा कि मैंने बताया बैक्टीरिया सेल जो होता है कैसा किस टाइप का सेल होता है? प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल होता है। तो उसके सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा? बोलेंगे नहीं, क्योंकि वो प्रोकैरियोटिक है, तो न्यूक्लियस जो होता है वो एब्सेंट होता है। इसके चूँकि न्यूक्लियस इसके अंदर एब्सेंट है तो इसके अंदर एक माइक्रोकॉन्ड्रिया होता है। माइक्रोकॉन्ड्रिया जो होता है वो भी बैक्टीरिया सेल में मतलब जीरो अमाउंट में पाया जाता है, ज़ीरो ना के बराबर, मतलब ख़त्म। तो नंबर ऑफ माइक्रोकॉन्ड्रिया इन बैक्टीरिया सेल इज ज़ीरो। पूछा जाता है एग्जाम में कि माइक्रोकॉन्ड्रिया का कितना नंबर होता है एक बैक्टीरियल सेल में, तो बोलना ज़ीरो। ठीक है, ज़ीरो। ये वाला पॉइंट नोट डाउन कर लिया? ओके, नेक्स्ट पॉइंट और लिख लो द स्मॉलेस्ट नॉन प्रोकैरियोटिक एनिमल इज प्रोकैरियोटिक, अब तो हटेगा नहीं, तुम लोगों लिख लेना है एनिमल। ठीक है, लिख लो द स्मॉलेस्ट नॉन प्रोकैरियोटिक एनिमल इज माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो है ना दुनिया का सबसे छोटा जानवर है, प्रोकैरियोटिक एनिमल है। प्रोकैरियोटिक में हम बात कर रहे हैं बस प्रोकैरियोटिक का। प्रोकैरियोटिक की बात करी जाएगी तो ये सबसे छोटा जानवर है दुनिया का, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, प्रोकैरियोटिक की बात करी जाए तब। ओके, तो ऐसा ये सब था कुछ एग्जाम्पल। अब जैसा कि मैंने यूनिसेलुलर का कॉन्सेप्ट भी तुमको पढ़ाया है, एक सेल से मिलकर बना हुआ जानवर को यूनिसेलुलर कहते हैं। ओके, अब दुनिया का सबसे बड़ा यूनिसेलुलर में बहुत तरह के एनिमल होते हैं। कुछ एनिमल बड़ा होगा, कुछ एनिमल बहुत छोटा होगा, कुछ एनिमल थोड़ा मीडियम का होगा। तो मैं पूछ रहा हूँ तुमसे कि वो वैसा एनिमल का नाम बताओ कि वो यूनिसेलुलर भी हो और यूनिसेलुलर में सबसे बड़ा यूनिसेलुलर एनिमल हो। ठीक है, मतलब ये एनिमल का साइज अदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से बड़ा हो। तो मैं बेसिकली बोल रहा हूँ, लिख लो द बिगेस्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म इज, लिखो द बिगेस्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म इज एसिटाबुलेरिया। ए लिख लो इसका, ACTA बुलेरिया, LARIA। तो ये जो है ना यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और बिगेस्ट है, बिगेस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ओके, एसिटाबुलेरिया। अब चूँकि तुमको मैंने आया बताया ये कोई सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है। अच्छा, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस के अंदर हमारा जो DNA है, DNA, न्यूक्लियस के अंदर DNA प्रेजेंट होता है एंड हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। हिस्टोन TONE, प्रोटीन का तो जानते ही हो कि स्पेलिंग लिख लेना। तो ये हमारे न्यूक्लियस के अंदर ये दोनों प्रेजेंट होता है। इसको डिटेल में जब पढ़ोगे बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा इसको डिटेल में। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स हुए द सेल चैप्टर के। अच्छा, सेल चैप्टर के एक चीज़ और अभी पढ़ना है आपको, सेल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, सेल के अंदर कौन कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। जैसे कि माइक्रोकॉन्ड्रिया हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, ठीक है, और भी है गोल्गी बॉडीज़ हो गया, लाइजोसोम हो गया। ये सभी किसके अंदर है? इस सेल के अंदर प्रेजेंट है। सेल का सेल वॉल होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है, ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ये सभी सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सेल के अंदर, इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। सबको डिटेल में अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ लोगे, जिसमें मैं डिटेल में तो नहीं पढ़ाऊँगा लेकिन सबका थोड़ा सा फंक्शन बता देता हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। जैसे कि एक सेल बना लो,
सादा पेज ये ले लेते हैं। सादा पेज तो नहीं है, कहाँ पे बताएं यार, इसी को जूम करके देख लेते हैं। चलो ये सादा पेज बन गया। ओके, तो टॉपिक यहाँ पर डालो ऊपर में, स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल सेल, टॉपिक डालो। वैसे ये वाला पॉइंट जानते हो कहाँ पे मिल जाएगा तुमको, स्ट्रक्चर ऑफ सेल। टिपिकल सेल भी लिख सकते हो और या सेल भी लिख सकते हो, जो मन करे लिखो। स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सेल का स्ट्रक्चर कैसे होता है वो समझने जा रहे हैं। जैसे कि तुम्हारा बॉडी का स्ट्रक्चर है, कोई नाटा है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, तुम्हारे बॉडी में 2 आँख है, 2 कान है, ऐसे तुम्हारे बॉडी का भी एक स्ट्रक्चर है ना, तो सेल का भी अपना एक स्ट्रक्चर होता है। और सेल का जो स्ट्रक्चर होता है वो समझना चाहेंगे हम लोग, बहुत ईजी है, हलवा लगेगा तुमको। देख लो कैसे सेल को बेसिकली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे गोला में। तो ये सेल है, सेल के अंदर मैंने तुमको अभी बार बार चिल्ला के पढ़ाया है, सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस। तो वैसे सेल जिनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वैसे सेल को क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। तो बेसिकली हम लोग यूकैरियोटिक सेल को स्ट्रक्चर को देखने जा रहे हैं, मतलब इसके अंदर ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियस, ठीक है। अब इसके अंदर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रेजेंट होता है, इसके अंदर माइक्रोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होता है, इसके अंदर और भी चीज़ें, गोल्गी बॉडी भी प्रेजेंट होती है, इनके अंदर बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है। या सेंट्रोसोम हो गया, लाइजोसोम हो गया, राइबोसोम हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, क्रोमोप्लास्ट हो गया, लीकोप्लास्ट हो गया, वैक्यूल हो गया, तमाम बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं क्या करता हूँ ना, आपको मेरे ये डायग्राम थोड़ा लग रहा होगा कि है, तो इसका एक फ़ोटो देख लो, डिजिटल फ़ोटो जो गूगल पे मौजूद है, सेल का स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा कि क्या क्या सेल के अंदर होता है। उसको देखोगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा ना, क्योंकि वो डिजिटली बनाया गया है और काफ़ी मेहनत से बनाया गया होगा उसको। तो गूगल से मैं एक फ़ोटो डाउनलोड करता हूँ, फिर तुमको दिखाता हूँ। जैसे कि ओरिजिनल अगर कॉपी में पिक्चर इसको बना लोगे तो मैं बहुत खुश हूँगा। बना लो एक बार, बहुत मज़ा आएगा, अच्छे से बनाना, ड्राइंग वगैरह मस्त से करना। इसको बनाने से बाद क्या होता है ना, आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है, ठीक है। तो एक कॉपी में एक सर्कल बनाओ, फिर सर्कल के ऊपर एक पतला सा और सर्कल बनाओ जिसको सेल वॉल बोलते हैं। फिर अंदर में जितनी भी चीज़ें पड़ी है सेल के अंदर, जैसे को देख लो क्या क्या है, सेल के अंदर सब कुछ है। ये वाला जो है पूरा, इसको बोलते हैं क्या, पहले तो ये वाला देखो, बीच में डार्कर जो है ये, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस, ठीक है। और अब यहाँ पर देखो ऐसे रस्सी टाइप का कुछ ऐसे गजबज, ये वाला है जो, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन। क्रोमैटिन प्रेजेंट है यहाँ पे। अच्छा, ये जो ऐसे लाइनिंग बना हुआ है सब साइड में, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं। अभी बस सबका नाम देख लो, हम लोग इनका यूजेस फंक्शन भी पढ़ेंगे, लेकिन सबका पहले पहचान लो कैसा दिखता है। तो ये जो है ना तुम्हारा लाइनिंग, इसको बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, माइक्रोकॉन्ड्रिया, ये वाला माइक्रोकॉन्ड्रिया है, ये छोटका, ये माइक्रोकॉन्ड्रिया, ये भी माइक्रोकॉन्ड्रिया, ये भी माइक्रोकॉन्ड्रिया। ओके, ये है सेंट्रोसोम, ये है लाइसोसोम। सबको एक एक करके देख लो और स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी में बना लो, बहुत है। साइटोप्लाज्म में ये पूरा है, जितना भी खाली जगह बच रहा है ना, जहाँ पे कुछ नहीं है, वो सारा का सारा खाली जगह साइटोप्लाज्म हो जाएगा। उसके बाद ये जो तुम देख रहे हो, ये वाला, ये स्ट्रक्चर, ये क्या बनाता है, गोल्गी बॉडी, गोल्गी एपरेटस। देखो ये भी, ये जो है ना, ये छोटा सा इतना, ये भी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लेकिन ये स्मूथ है। और ये वाला देखो ना, एकदम कांटा लगा हुआ है, ये रफ है। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप के प्रेजेंट होते हैं सेल में, समझ रहे हो। तो ये है, और ये जो लाल वाला है छोटा छोटा, ये क्या है, पेरियोक्सोम है, पेरियोक्सोम। ओके, माइक्रोट्यूब्यूल्स ये वाला है, दोनों माइक्रोट्यूब्यूल्स इसको बोलते हैं। वैक्यूल ये वाला है, ठीक है। बाकी सब तो देख ही लिया। सेल मेम्ब्रेन, ये जो सर्कल के ऊपर पतला सा सर्कल होता है, इसको सेल वॉल भी कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये है स्ट्रक्चर। और ये जो तुम स्ट्रक्चर देख रहे हो गोल गोल, ये सेल का स्ट्रक्चर है, और ये एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है। प्लांट सेल जो होता है ना, इससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है।
प्लांट सेल में भी सब चीज़ ऐसा ही पाया जाएगा, लेकिन प्लांट सेल गोल नहीं होता है, प्लांट सेल सर्कुलर टाइप का नहीं होता है। अभी मैं प्लांट सेल दिखाता हूँ तुमको। प्लांट सेल ऐसा दिखता है, कैसा, रेक्टेंगुलर शेप में रहता है प्लांट सेल। अब प्लांट सेल में भी सिमिलर चीज़ें हैं, प्लांट सेल में भी क्लोरोप्लास्ट है, इसमें भी न्यूक्लियस है, इसमें भी राइबोसोम है, इसमें भी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्मूथ रफ दोनों, गोल्गी अपरेटस इसमें भी है, सब कुछ सेम है। ये और ये सेम है, बस एक रेक्टेंगल है और एक सर्कुलर है, ठीक है। प्लांट सेल में एक चीज़ और मिसिंग रहता है कि प्लांट सेल में जो है, ठीक है, तो सबसे बड़ा जो डिफरेंस है इन दोनों का स्ट्रक्चर में ही है। एनिमल सेल सर्कुलर होता है और प्लांट सेल ऐसा दिखता है, मतलब रेक्टेंगुलर शेप में। और भी बहुत सारे इनके बीच में डिफरेंसेस हैं, अगर लिखना चाहो तो लिख लो। ये लिखो, प्लांट सेल, एनिमल सेल। क्या होता है ना, प्लांट सेल जो होता है एनिमल सेल के मुकाबले में यूजुअली थोड़ा सा लार्जर होता है, मतलब बड़ा होता है। प्लांट सेल अगर इतना है तो एनिमल सेल ऐसा रहेगा दिखने में। अब बड़ा तो ये लग रहा है देखने में। देन उसके बाद क्या होता है, प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है, लेकिन एनिमल सेल में यानी हम लोग में सेल वॉल अब्सेंट होता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस है। क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, लेकिन हम लोग में नहीं होता है, ठीक है। अब बहुत सारी चीज़ें, वैक्यूल इसका जो होता है बड़ा होता है और परमानेंट होता है, लेकिन एनिमल सेल में वैक्यूल जो होता है वो छोटा होता है और टेम्पोररी होता है, हमेशा के लिए नहीं होता है, टेम्पोररी होता है। टोनोप्लास्ट हम लोग में एब्सेंट होता है, लेकिन प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। न्यूक्लियस जो होता है आर अलोंग द पेरिफेरी ऑफ द सेल, न्यूक्लियस इज इन द सेंटर ऑफ सेल। तो इसका जो न्यूक्लियस, हमारे जो न्यूक्लियस है एनिमल सेल का, वो सेंटर में पाता है, लेकिन इसका जो न्यूक्लियस है वो पेरिफेरी ऑफ द सेल के रीजन में पाया जाएगा, ठीक है। प्लांट सेल में लाइसोसोम बहुत कम ही देखने को मिलता है, लेकिन एनिमल सेल में लाइसोसोम बहुत ज़्यादा होता है। सुसाइडल बैग कहा जाता है लाइसोसोम को, अभी पढ़ाते हैं लाइसोसोम क्या होता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं, तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो, ठीक है। इतना तो तुम्हारे एग्जाम में आएगा ही नहीं, एक्स्ट्रा नॉलेज है, इसको रिवीजन करो या ना करो बात बराबर है, ठीक है। प्लांट सेल का पिक्चर ले लो, घर में बना लेना कॉपी में, एनिमल सेल का ले लो, ठीक है, और दोनों को मैच करना है। इसको बनाने के बाद दोनों एक जगह बनाना है, जैसे कि तुम्हारा एक कॉपी होगा तो बीच से ऐसे लाइन खींच देना, एक तरफ एनिमल सेल का फोटो बनाना, एक तरफ प्लांट सेल का फोटो बनाना, और दोनों को कंपैरिजन करना, दोनों में क्या प्रेजेंट है क्या एब्सेंट है, ठीक है। वही वाला फिर ये पॉइंट बन जाएगा सारा। पिक्चर को एनालाइज करोगे ना तो ये सभी पॉइंट वही तो लिखा हुआ है, किसी में एब्सेंट है, किसी में प्रेजेंट है, किसी में है, किसी में नहीं है। तो ये रहा पिक्चर, ये कुछ एग्जाम्पल। अच्छा देखो, ये यहाँ पर बना हुआ है सेल स्ट्रक्चर, ठीक है, इसको भी बना सकते हो, ठीक है। ये एनिमल सेल का ये स्ट्रक्चर है, लेकिन ये थोड़ा टफ डायग्राम है, सिंपल डायग्राम यही दोनों है, यही दोनों बनाना, ठीक है। बाकी हम लोग पढ़ते हैं ये सभी के बारे में। ये रहा सेल, सेल के ऊपर प्रेजेंट है सेल मेम्ब्रेन, सबके बारे में पढ़ते हैं एक एक करके, सबके बारे में एक एक करके देखते हैं, सबका फंक्शन क्या है, क्या काम करता है, किस इसका क्या काम है, क्या काम नहीं है, ओके। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा सेल वॉल का। सेल वॉल, सेल वॉल जानते हो सिर्फ इसमें प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता। तो सबसे पहले हम लोग सेल वॉल के फंक्शन के बारे में देखते हैं कि सेल वॉल होता कहाँ पर और इसका काम क्या है। तो सेल वॉल जो होता है ना, सेल पे वाल, वाल मतलब दीवार समझते होगे नॉर्मल भाषा में, तो सेल के बाहर प्रेजेंट होता है ये सेल वॉल। देख लो इसका लोकेशन, सेल के बाहर प्रेजेंट होता है। और इसमें पॉइंट एक लिखना, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज को चिटिन भी कहते हैं, चिटिन, CHITIN। तो इससे एक ही पॉइंट याद रखना, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज या चिटिन, ठीक है। ये क्या करता है, बॉडी को सेफ प्रोवाइड करता है। देखो सेल वॉल है तभी तो ये चारों तरफ से घिरा हुआ है, बॉडी को सेफ प्रोवाइड कर रहा है। सेल वॉल का बस इतना ही काम है, बॉडी को सेफ प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। और सेल वॉल मैंने तुमको बताया ये सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, ठीक है, प्लांट सेल में। और ये रिजिड टाइप का होता है, थोड़ा सा कठोर टाइप का होता है सेल वॉल। तो सेल वॉल के बारे में मैंने कितने पॉइंट बताया, टॉपिक डालो कॉपी में, सेल वॉल। पहला तो पॉइंट मैंने ये बताया सेल वॉल किससे बना हुआ होता है, तो बोलना सेलुलोज से बना हुआ होता है। सेल वॉल इज द मेड अप ऑफ सेलुलोज और चिटिन। देन उसके बाद मैंने बताया सेल वॉल जो होता है बहुत रिजिडिटी शो करता है, मतलब रिजिड होता है,
थर्ड पॉइंट मैंने ये बताया कि सेल वॉल का काम क्या है, ये बॉडी को शेप प्रोवाइड करता है, बस इतना ही। देन आगे बढ़ो, सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल के अंदर होता है सेल मेम्ब्रेन, मतलब जस्ट सेल के बाहर होता है। देखो ये वाला पतला वाला लाइन जो जा रहा है ये सभी अंदर अंदर, उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल के ऊपर जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ओके, और सेल मेम्ब्रेन का एक और नाम है, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। बुक में प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी लिखा रह सकता है या सेल मेम्ब्रेन, दोनों एक ही नाम है, कन्फ्यूज़न हो नहीं होना। लेकिन एक डिफरेंस है, प्लांट में अगर आप देखो सेल मेम्ब्रेन जो है, अगर प्लांट सेल में देखोगे तो ये अंदर में प्रेजेंट है कि नहीं। लेकिन एनिमल सेल को देखोगे तो सेल वॉल जो होता है, सेल मेम्ब्रेन जो होता है ये बाहर होता है, लेकिन प्लांट सेल में ये वही सेल मेम्ब्रेन अंदर होता है। तो ये डिफरेंस है। प्लांट सेल में सेल वॉल, सेल वॉल बार बार बोल रहा हूँ, प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ होता है, लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल, फिर सेल वॉल बोला, एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर होता है, प्लांट सेल में अंदर होता है, यही बोलना चाह रहे थे बस। और सेल मेम्ब्रेन से एक और पॉइंट याद रखना, सेल मेम्ब्रेन किससे बना हुआ होता है, तो वो सेल मेम्ब्रेन फोस्फो प्लस लिपिड मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ था। फॉस्फोरस प्लस लिपिड, फोस्फोलिपिड, तो फोस्फोलिपिड से मिलकर बना हुआ होता है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एग्जाम में आता है सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ, तो ऑप्शन में रहेगा फॉस्फोलिपिड, तो वही ऑप्शन मारना है, ठीक है। अब अगला आता है प्रोटोप्लाज्म। व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म? प्रोटोप्लाज्म, तो प्लाज्म से याद रखना प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अभी जो हमने पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। तो प्रोटोप्लाज्म मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी खाली जगह है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब यही वाला सेल मेम्ब्रेन, इसके अंदर जितना भी खाली जगह है जहाँ पे कुछ नहीं है, जैसे कि ये सभी रीजन जहाँ पे कुछ नहीं है, खाली जगह को प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। खाली जगह को प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म के अंदर ही आता है साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। बेसिकली प्रोटोप्लाज्म इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। साइटोप्लाज्म मतलब क्या सिखाया था तुमको, सेल के अंदर की खाली जगह को साइटोप्लाज्म कहेगा। न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर की खाली जगह को न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। तो ये प्रोटोप्लाज्म के ही दो टाइप्स होते हैं, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, समझ गए। साइटोप्लाज्म सेल के अंदर की जितनी भी खाली जगह है वो साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस के अंदर जो खाली जगह है, वो क्या हो गया, न्यूक्लियोप्लाज्म, याद रहेगा। तो लिखना चाहो तो लिख लो, प्रोटोप्लाज्म इज द होल फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म जो है, एक साइंटिस्ट थे, उनके द्वारा नाम इसको दिया गया था प्रोटोप्लाज्म। इस खाली जगह को प्रोटोप्लाज्म कहने वाले पहले साइंटिस्ट कौन थे, लिख लो, पुरकेंजी। इन्होंने 1839 में ये दिया था, ये नाम पुरकेंजी ने, ठीक है। अब जैसा कि मैंने बताया प्रोटोप्लाज्म दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक तो साइटोप्लाज्म, एक तो न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। तो ये तो चीज़ें हैं। और एक और फैक्ट है जो कि पता होना चाहिए, ये प्रोटोप्लाज्म मतलब खाली जगह, और ये जो खाली जगह है ना, 80% रीजन में पानी भरा हुआ है। प्रोटोप्लाज्म के 80% रीजन में वाटर है, 80% में वाटर है, समझ रहे हो, याद रखना। उसके बाद आता है माइक्रोकॉन्ड्रिया। माइक्रोकॉन्ड्रिया को देखो, ये रहा माइक्रोकॉन्ड्रिया, ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। तो माइक्रोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, वो देख लेते हैं। माइक्रोकॉन्ड्रिया का काम पता है, रिस्पायरेशन, हम लोग जो सांस लेते हैं उस मैकेनिज्म में, रिस्पायरेशन का जो मैकेनिज्म है उसमें माइक्रोकॉन्ड्रिया का बहुत बड़ा योगदान होता है, ठीक है। हम लोग को सांस लेने में मदद करता है, तो इसका सबसे बड़ा मेन फंक्शन है, रिस्पायरेशन में हेल्प करता है। और माइक्रोकॉन्ड्रिया के पास बहुत एनर्जी होती है, इसलिए इसको बोला जाता है पावर हाउस। इट इज़ ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। क्योंकि इनके पास 38 AP = 1 ग्लूकोज, ओके।
बहुत हेल्प करता है ये। पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है? क्योंकि माइक्रोकॉन्ड्रिया के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट, रिच अमाउंट में एटीपी प्रेजेंट होता है और 38 एटीपी इक्वल टू 1 ग्लूकोज। ओके, माइक्रोकॉन्ड्रिया का बस इतना याद रखना है। ओके, माइक्रोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, डिस्कवर किसने की थी? तो एल्टमैन ने, ALTMAN 1886 में। ये माइक्रोकॉन्ड्रिया का हो गया। अब हम आगे देखते हैं गोल्गी बॉडीज़। यहाँ पर देख लो गोल्गी बॉडीज़ भी दिया गया है। गोल्गी बॉडीज़ को हम लोग पढ़ते हैं, गोल्गी बॉडीज़ का मेन काम क्या होता है। तो इसका ऐसा कुछ मेन काम ज़्यादा नहीं है, बस इसको याद रखना गोल्गी बॉडी किसके द्वारा खोजी गई थी। तो गोल्गी बॉडी गोल्गी के द्वारा खोजी गई थी। ठीक है, गोल्गी बॉडी किसने खोज किया था? तो गोल्गी बॉडी जो खोज किया था, गोल्गी नाम साइंटिस्ट नहीं किया था, साइंटिस्ट का ही नाम था गोल्गी, उसी के नाम पे पड़ गया गोल्गी बॉडी। ठीक है, पूरा नाम देखो वो है कैमिलो गोल्गी, कैमिलो गोल्गी, इसने ही खोज किया था गोल्गी बॉडी का, ये याद रखना इससे बस। और गोल्गी बॉडी का जो मेजर काम होता है वो स्टोरेज करने का होता है, प्रोसेसिंग करने का होता है एंड पैकेजिंग करने का होता है मटेरियल। जो सेल में मटेरियल जाता है तो उसका स्टोरेज कौन करता है? गोल्गी बॉडी करता है। जो सेल में मटेरियल जाता है उसका प्रोसेसिंग कौन करता है? गोल्गी बॉडी करता है। जो सेल में अगर मटेरियल जा रहा है तो उसका पैकेजिंग कौन करेगा? अगेन गोल्गी बॉडी ही करता है। ठीक है, और ये सेल वाल बनने में ये हेल्प करता है, सिंथेसिस होने में हेल्प करता है। तो ये सारी चीज़ें इसके बारे में लिख सकते हो। ठीक है, और भी चीज़ें हैं लिखने को, बहुत पढ़ने को है। नीट वगैरह करोगे तो अच्छे से पढ़ोगे। फिर हम लोग देखते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो पहली बात दो तरीके के होते हैं, एक रफ एक स्मूथ। ठीक है, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो देख लो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से रहेगा, लाइनिंग कांटानुमा रहा है मतलब रफ, और जो सिंपल वाला ये है इधर स्मूथ। और एक चीज़ तुम देखोगे, ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो न्यूक्लियस से अटैच होता है, देख लो ये न्यूक्लियस है तुम्हारा और इसके चारों ओर क्या प्रेजेंट है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मेन फंक्शन काम होता है, ये सेल को क्या करने में मदद करता है? सेल में जो मटेरियल पहुंचता है ना उसका डिस्ट्रीब्यूशन मतलब इधर छितर बितर करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो इसका ये मेन काम है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अब आगे देखते हैं राइबोसोम देख लेते हैं। लाइसोसोम क्या करता है? राइबोसोम ये रहा और लाइसोसोम ये रहा। सबसे पहले लाइसोसोम पढ़ेंगे हम लोग। लाइसोसोम जो था ना, साइंटिस्ट एक थे डी ड्यूवे, इसने खोज की थी लाइसोसोम की खोज डी ड्यूवे ने की थी। और लाइसोसोम को जानते हो क्या कहा जाता है? जानते हो? सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आत्महत्या की थैली इसको बस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके अंदर जो एंजाइम होता है, लाइसोसोम के अंदर एंजाइम, ठीक है, वो बहुत खतरनाक होता है। और अगर ये लाइसोसोम फट गया ना, पूरा का पूरा सेल बर्बाद कर देगा, पूरा का पूरा सेल को डाइजेस्ट कर लेगा। ये छोटका देख लो, लाइसोसोम कहाँ पर था? ये लाइसोसोम, ये इसके अंदर ये पूरा का पूरा सेल बर्बाद करने की क्षमता है, इसीलिए इसको कुछ नहीं होना चाहिए भाई। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग इसीलिए कहा जाता है। अब बोलेंगे कौन सा एंजाइम ऐसा है जो इसको इतना खतरनाक बनाता है? तो इसके अंदर एक हाइड्रोलाइटिक टाइप ऑफ एंजाइम पाया जाता है, ठीक है, वो इसको बहुत खतरनाक बनाता है। और ये बहुत खतरनाक है भाई, अगर ये फट जाएगा तो तुम्हारा पूरा सेल खराब हो जाएगा। ठीक है, तो लाइसोसोम इसका याद रखना, सुसाइडल बैग इसको कहा जाता है। और कौन सा साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी? डी ड्यूवे ने। अब उसके बाद आता है सेंट्रोसोम जो है वोवेरी ने खोज की है, लिख लो, वोवेरी ने। सेंट्रोसोम की खोज किसने की है? वोवेरी ने खोज की है। सेंट्रोसोम का काम क्या है? सेंट्रोसोम जो है ना, इट्स इनिशिएट द सेल डिवीजन फॉर्मिंग स्पिंडल फाइबर बिटवीन द पोल्स। ठीक है, तो ये जब सेल डिवीजन का प्रोसेस होता है तो ये स्पिंडल फाइबर बनाता है दो पोल के बीच में। एंड अगेन ये आपके काम का चीज़ नहीं है कि कैसे बनता है फाइबर वगैरह, तो वो आपके काम का नहीं है।
ठीक है। फिर क्लोरोप्लास्ट हो गया, क्लोरोप्लास्ट द ग्रीन पिगमेंट फाउंड इन द ग्रीन प्लांट इन्वॉल्व फोटोसिंथेसिस। देन इतना ज़्यादा कर लिया, बहुत हो गया आपके लिए। राइबोसोम को एक देख लेते हैं, राइबोसोम लास्ट करके हम लोग ख़त्म करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये पता चलना चाहिए कि राइबोसोम किसके द्वारा खोज की गई थी। तो पाल्दे इसका नाम है, प्लादे, प्लादे इसका नाम है। इसने राइबोसोम की खोज की थी, ठीक है। ये बहुत छोटा और स्ट्रक्चर में होता है राइबोसोम, तुम देख सकते हो कितना छोटा है ये बेचारा, देख रहे हो, ये है राइबोसोम। ये छोटा छोटा बूंदवा जो लग रहा है ये क्या है, सब के सब राइबोसोम, बहुत छोटा होता है राइबोसोम। तो एक चीज़ तुम ये भी कह सकते हो, चूँकि ये सभी जो किया था इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, तो हम लोग कह सकते हैं ना कि राइबोसोम जो होता है कहाँ पे होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच्ड होता है। सब के सब राइबोसोम कहाँ पे हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच हैं, जुड़े हुए हैं। और इसका मेन काम क्या होता है, इसके अंदर आरएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है, आरएनए, और प्रोटीन सिंथेसिस में ये काम देता है, ठीक है। इट टेक्स पार्ट इन प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस जो हमारे बॉडी में निर्माण होता है वो राइबोसोम की मदद से ही होता है। हमारे बॉडी के अंदर ढेर सारे प्रोटीन प्रेजेंट है, वो किसकी मदद से, राइबोसोम। राइबोसोम ना होगा तो प्रोटीन सिंथेसिस ना होगा। देन लास्ट एंड द लिस्ट हम लोग किसके बारे में पढ़ लेते हैं, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सबसे मेन पार्ट है किसी भी सेल का, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को सेंट्रल रूम कहा जाता है क्योंकि ये बीचों बीच प्रेजेंट होता है, और ज़्यादातर जितने भी सेल के फंक्शन है सब इसके कंट्रोल के अंदर होता है, ठीक है। इसीलिए इसको कंट्रोल रूम भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इट्स कंट्रोल ऑल द एक्टिविटी ऑफ सेल, कंट्रोल ऑल द एक्टिविटी ऑफ सेल, दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज कंट्रोल रूम ऑफ द सेल, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट हमेशा याद रखना, कंट्रोल रूम ऑफ द सेल क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि पूरे सेल को कंट्रोल करता है। और न्यूक्लियस के अंदर ही डीएनए, आरएनए वगैरह वगैरह प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें याद रखना न्यूक्लियस के बारे में, ठीक है। तो अब हम लोग आज के बस इतना ही करते हैं। क्रोमोसोम भी पढ़ेंगे हम लोग आगे आने वाले चैप्टर में। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग आगे एक नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। सेल का चैप्टर होपफुली यहाँ पर ख़त्म हुआ, इससे बाहर तुम्हारा सेल से क्वेश्चन आएगा नहीं। तो सेल के लिए बस इतना ही पढ़ लो, काफ़ी होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।